धान की फसल की कटाई के बाद फसल का जो अवशेष प्रबंधन है, इसको लेकर के प्रशासन भी संवेदनशील है और हमारे किसानों के बीच अब जागरूकता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमारे साथ इस समय मीनापुर गांव के श्री धीरज वर्मा जी, जो नवयुवक और किसान हैं और काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं। ये यंत्रों की द्वारा इनका एफपीओ भी है, फार्मर जो एसोसिएशन एफपीओ, तो वो भी है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो कंपनी है वो भी इनके पास है। इसके माध्यम से काफ़ी कार्य कर रहे हैं और इन्होंने फार्म मशीनरी बैंक भी लिया हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे धीरज जी से कि इस फार्म मशीनरी बैंक को आपने क्यों लिया और जो पराली प्रबंधन है इसके लिए आप क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, ये पराली प्रबंधन में जो आप इंस्टीट्यूट के तहत 3 यंत्र दे रहे हैं, ये बहुत ही कामयाब यंत्र हैं। और दूसरी बात, पहले जैसे मान लीजिए हम लोग पराली बाहर भी कर देते थे, उसके बाद हम लोग खेतों को अलग से कंपोस्ट देनी होती थी। तो इसमें हम कह सकते हैं किसानों को डबल फायदा है। पहली बात तो ये इन्वायरमेंट बच रहा है न जलाने से, पर्यावरण प्रदूषण जो है रुक रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जो है उसमें कार्बनिक तत्व और ये कंपोस्ट वगैरह खेत में ही सड़कें बन जाते हैं, तो उससे फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है सर। जी जी जी। तो ये जो यंत्र आपने प्राप्त किया है फार्म मशीनरी बैंक के द्वारा, इन यंत्रों का आप अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं, इससे आपको लाभ हो रहा है। और न केवल अपने खेतों पर बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि अन्य किसानों के यहाँ किराए पर लेकर के आप चला सकते हैं। और मेरे ख्याल से कार्य आप कर रहे हैं। जी सर, कर रहे हैं। उद्देश्य भी यही है कि किसान अपने प्रयोग करें और अन्य किसानों के खेतों पर भी इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो और उनका उपयोग करके लोग अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूँगा कि आपका जो फार्म मशीनरी वो आपने जो एफपीओ बनाया हुआ है, तो एक हम चाहेंगे कि किसानों को, क्योंकि जब तक किसान अपने उत्पादों का क्वालिटी जो है बेहतर नहीं करेगा और उस मार्केटिंग बेहतर नहीं करेगा, तब तक जो है किसानों की जो आय में जो हम लोग सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय में वृद्धि हो। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोग जो है अपनी गुणवत्ता उत्पादों की करेंगे, आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। हमारे उसमें जो है एफपीओ में सर 857 लोगों ने अंशधारक के रूप में है, मतलब 857 लोगों को पैसा लगा हुआ है, चाहे हजारे लगा हुआ है। मैंने आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम एक दिन आपका एफपीओ देखने आएंगे भी। और हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जो एफपीओ के लिए एक टारगेट भी डिसाइड किया गया है, सरकार प्रयास कर रही है, जिले में टॉप रैंकिंग पे है अपना एफपीओ। गुड। तो हम लोग आएंगे और आपके किसानों के बीच चलेंगे और उस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तक मैं एक्सटेंशन जो है वो मेरा पैशन रहा। बाराबंकी ज़िले में डिप्टी डायरेक्टर में 10 साल पहले रहा हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने ड्रम सीडर की खेती की शुरुआत की थी, प्रदेश में पहली बार। तो किस ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। तो ड्रम सीडर एक यंत्र है जिसमें कि आपको रोपाई नहीं करनी पड़ती, न तो नर्सरी डालना है और न तो रोपाई करनी है। धान में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो रोपाई पर होता है, लगभग 70%। धान की जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है इसका 70% रोपाई पे खर्च होता है। तो हमने उस यंत्र के द्वारा इसको कार्टेल कर दिया। तो धान के अगर आप कंसीडर से धान की बुआई करते हैं तो आपको न तो नर्सरी लगाना है, न तो जो है खेत में पानी भरना है, न जो है लेबर चाहिए आपको। और बाराबंकी में काफ़ी अच्छा है डॉक्टर। सर, ये बीट की प्रॉब्लम आती होगी ना धान में? बीट की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दवा है, इसलिए दवा है। अगर आप जो है 15 से 20 दिन के बीच अगर दवा डाल देंगे तो बीट की प्रॉब्लम समाप्त। प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है? प्रोडक्शन इससे ज़्यादा, रोपाई वाले से ज़्यादा, कम से कम 10% ज़्यादा। नॉर्मली अडॉप्ट तो पूर्वांचल में भी, बनारस में, सुल्तानपुर में, भदोही में और इधर जो है जौनपुर में काफ़ी तेज़ी से अडॉप्शन हो रहा है। अगर अच्छी टेक्निक है तो धीरे धीरे लोग अडॉप्ट करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अच्छा यह देख करके लगा कि लड़कियां भी जो है हमारे वो कृषि की शिक्षा में आ रही हैं। और देखिए हमारी एसडीओ जो है खुद जो है हैं यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। ये बताइए कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर को एज
कैरियर अपनाने की जो है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप लोग, BSc कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्यों आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किया साइंस में और कंप्यूटर जो इस समय? सर एक ये ग्रोइंग सेक्टर है पहले तो, और इसमें मतलब स्कोप भी है और खुद कुछ कर सकते हैं ऐसा लगता है। नहीं, हम लड़कियां बताएं कि आप लोगों ने क्यों इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि ये शारीरिक श्रम से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि महिलाएं जो हैं शारीरिक श्रम जो है उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह पुरुष कर सकते हैं। तो क्या या आप लोगों ने इसको पूरा जो है इस परिभाषा को पलट दिया है। और निश्चित तौर पर मैं नहीं मानता कि महिलाएं जो है शारीरिक श्रम नहीं कर सकती, पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है और न कम दिखती हैं। तो आप लोगों ने जो इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ। तो आप बताइए कि आप लोगों ने इसको कैरियर के रूप में क्यों अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। पहले तो अपना परिचय बताइए, आप कहाँ, क्या नाम है आपका और कहाँ से रहने वाले? वाराणसी। आपका नाम? सर मेरा नाम सुहाना है और मैं बिहार पटना की हूँ। बिहार पटना की। आपका? मेरा नाम अंशिका है, मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ से। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं भी लखनऊ की हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं गोरखपुर की हूँ। गोरखपुर की। गुड। तो मेरा नाम स्मृति है और हम बिहार से। बिहार। तो मेरा नाम ग्लोरिया है, हम केरला से। ग्लोरिया। ओके। और आप? सूर्या फ्रॉम गोंडा। तुषार फ्रॉम लखनऊ। मैं प्रिया फ्रॉम बिहार। रौनक फ्रॉम लखनऊ। मोहित फ्रॉम लखनऊ। तो बिहार से और पूर्वांचल और लखनऊ के यहाँ के वे छात्र आप लोग हैं। तो कृषि को एज कैरियर अडॉप्ट करना जो है आप किस रूप में लेते हैं? जैसा कि आपने बताया कि चैलेंज है, इसको बहुत अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है। ओके। ग्रोइंग क्या, ये तो हमेशा से एक प्राइमरी सेक्टर माना जाता रहा है। सेक्टर बट सर अभी ज़्यादा ये उठ के आया है ऊपर। अच्छा, यानी इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। नहीं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी सब्सिडी है। और देखिए एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर है। ये सस्टेनेबल से ज़्यादा वे है कि आप नौकरी भी कर सकते हैं और आपका स्टार्टअप भी होगा। स्टार्टअप आप चाहते हैं कि आगे चल करके आप लोग स्टार्टअप इस्टेब्लिश करें। निश्चित तौर पे जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक इस धरती ग्रह पर मनुष्यता है, जब तक जीवन है, तब तक भोजन की आवश्यकता तो कभी कम ना होगी। आबादी बढ़ती जा रही है और इसी तरह हमारी जो है भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। आज़ादी के समय हम लगभग 5 करोड़ टन उत्पादन कर रहे थे, इस समय लगभग 30 करोड़ टन से ऊपर, करीब 31 करोड़ टन उत्पादन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर 6 गुना, लेकिन आबादी भी हमारी उसी रफ्तार में बढ़ी है। लगभग जो है 4 टाइम्स हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 6 गुना ज़्यादा बढ़ा है। और इसको चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए तेज़ी से हमें उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है कि जो मृदा का क्षरण हो रहा है, हम प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहे हैं, यानी जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, इन सारी चुनौतियों के साथ बैलेंस करते हुए हमें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। तो नई टेक्नोलॉजी जो है, जैसे देखिए कृषि यंत्रों की जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो है कैसे जो है टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम लागत की हो, कम समय की हो, सरल हो, कठिन टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को हम खेतों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को, जो आप लोग PhD की पढ़ाई कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि इसको और आप लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि आगे चल कर के पढ़ाई के बाद तो आपको कैरियर के रूप में जो करना है, हो सकता है आप स्टार्टअप इस्टेब्लिश करो, हो सकता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में आओ या प्राइवेट सेक्टर में, सीड कंपनीज़ में या सप्लायर की कंपनीज़ में, या बहुत सारे जो वेंचर में आप जाओगे। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग सेक्टर और जो कि नेचर से जुड़ा हुआ है एक सेक्टर। तो इट विल बी ए गुड कैरियर फॉर यू, आई थिंक। अब आप लोग जो है इसमें आए हो तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर संभावनाओं के साथ आप लोग देश के नए कर्णधार हो, तो आप लोग जो है, मुझे विश्वास है कि अच्छा करोगे। थैंक यू वेरी मच।